चाय की केतली, मिट्टी का घर और माँ का संघर्ष। ये कहानी उस इंसान की नहीं है जिसे आज दुनिया प्रधानमंत्री कहती है, बल्कि ये कहानी है उस नरेंद्र की जिसे दुनिया ने बार बार तोड़ने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में हम मोदी के जीवन के उन काले पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। 2002 का वो असली सच और दिल्ली के वो गुमनाम साल जब उनके पास रहने को अपना घर तक नहीं था। वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे उस सीक्रेट मिशन की जिसने भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। तो चलिए शुरू करते हैं शून्य से शिखर तक का ये सफर। 17 सितंबर 1950, उत्तर गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर। इतिहास के पन्नों में ये जगह शायद बस एक बिंदु मात्र थी, लेकिन काल के चक्र में यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था जिसने आगे चलकर आधुनिक भारत की नियति लिखनी थी। जब हम आज के प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं तो हमारे सामने सत्ता, सुरक्षा और प्रभाव की एक भव्य तस्वीर आती है, लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक धुंधली सी गली है, एक ऐसी गली जहाँ सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती थी। ये कहानी तब की है जब नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं थे। वडनगर की उन तंग गलियों से निकला एक साधारण बालक जिसके पास न कोई बड़ा नाम था, न संपत्ति था, तो बस एक अटूट साहस और अपनी आंखों में पलते अनगिनत सपने। चलिए शुरू करते हैं उस सफर की कहानी जो शून्य से शुरू होकर विश्व पटल के शिखर तक पहुंचा। बचपन, जो आमतौर पर खिलौनों और बेफिक्री का नाम होता है, नरेंद्र के लिए वो जिम्मेदारी का दूसरा नाम था। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। नन्हे नरेंद्र का दिन तब शुरू होता था जब दुनिया सो रही होती थी। स्कूल जाने से पहले अपने पिता की मदद करने के लिए स्टेशन जाना और गर्म चाय के प्यालों के साथ मुसाफिरों के बीच से गुजरना। वो गरीबी कोई किताबी शब्द नहीं थी, बल्कि एक कड़वा अनुभव था। घर मिट्टी का था, छत खपरेल की थी और मानसून के दिनों में पानी सीधे रसोई में टपकता था। उनकी माँ हीराबा दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर परिवार की आय में हाथ बटाती थी। नरेंद्र ने वहीं से सीखा कि अभाव इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। गरीबी ने उन्हें हीन भावना नहीं दी, बल्कि संघर्ष करने का एक अटूट साहस दिया। आखिर कैसे एक बच्चा इतनी कम उम्र में इतना अनुशासित हो गया, इसका जवाब छिपा है उनके उन शौकों में जो साधारण नहीं थे। वडनगर की शर्मिष्ठा झील के किनारे बालक नरेंद्र की निडरता के किस्से आज भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि वे वहां मगरमच्छों के बीच भी बिना किसी डर के चले जाते थे। एक बार तो वे मगरमच्छ का छोटा बच्चा घर ले आए थे, जहां माँ की ममता ने उन्हें हर जीव के प्रति दया करना सिखाया। स्कूल के नाटकों में भाग लेना और स्वामी विवेकानंद के विचारों को गहराई से पढ़ना ये संकेत था कि ये बालक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वे एनसीसी के कैडेट थे, जहाँ के कठोर अनुशासन ने उनके भीतर राष्ट्र प्रथम का बीज बोया। 1962 और 1965 की जंग के समय स्टेशन से गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाना देश के प्रति उनकी पहली आहुति थी। जब युवा अपने करियर या परिवार के बारे में सोचते हैं, नरेंद्र मोदी के भीतर एक अलग ही उथल पुथल मची थी। वे जीवन के गहरे अर्थ खोजना चाहते थे और एक दिन उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। एक झोला, मन में वैराग्य और आंखों में अनंत खोज, वे अपना घर छोड़कर निकल पड़े। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर ऋषिकेश और रामकृष्ण मिशन के मठों तक वो एक खाना बदोश की तरह भटके। वे महीनों तक अकेले रहे, कभी गुफाओं में तो कभी साधुओं की संगत में। यह अकेलापन दुख देने वाला नहीं था, बल्कि ये स्व साक्षात्कार का समय था। बिना किसी सहारे के उन्होंने खुद को प्रकृति के हवाले कर दिया। यहीं से उनके भीतर की इच्छा शक्ति फौलाद में तब्दील हुई और वे सन्यासी से कर्मयोगी बनने की ओर बढ़े। हिमालय की कंदराओं से लौटकर जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आए तो उनके पास न कोई डिग्री थी, न कोई संपत्ति था, तो बस एक तपा हुआ शरीर और शांत मन। उन्होंने अपने चाचा की कैंटीन में काम करना शुरू किया, लेकिन नियति उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। यहाँ से शुरू हुई उनकी अनुशासन की पहली पाठशाला आरएसएस मुख्यालय। मोदी ने यहाँ एक बाल स्वयंसेवक से एक पूर्णकालिक प्रचारक बनने का सफर शुरू किया। उनका काम केवल भाषण देना नहीं था, वे मुख्यालय में झाड़ू लगाते थे, सबके लिए चाय बनाते थे और वरिष्ठों के कपड़े तक धोते थे। उन्होंने यहाँ अपने अह का विसर्जन किया और समझा कि बड़ा नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले सेवा करना अनिवार्य है। रात के अंधेरे में पुराने टाइपराइटर पर नोट्स बनाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय राजनीति करवट ले रही थी और नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेजा गया, लेकिन वे टीवी कैमरों के सामने नहीं थे। वे लुटियंस दिल्ली के उन बंगलों में नहीं रहते थे जहां सत्ता की मलाई बटती थी। वे दिल्ली में एक बैक स्टेज वर्कर की तरह थे। अशोक रोड पर पार्टी के एक छोटे से कमरे में रहकर अपना खाना खुद बनाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दौर की बड़ी रथ यात्राओं और रैलियों के पीछे का मैनेजमेंट माइंड नरेंद्र मोदी ही थे। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, फैक्स मशीनों और कंप्यूटरों के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ा। वे सत्ता के गलियारों में घूमते थे, लेकिन सत्ता की चमक धमक से कोसों दूर थे। वे बड़े नेताओं के बीच चुपचाप रहकर रणनीति बनाना
बनाना और संगठन खड़ा करना सीख रहे थे। साल 2001 आ चुका था और मोदी संगठन के महासचिव थे। वे पर्दे के पीछे रहकर खुश थे, लेकिन तभी एक फोन आया जिसने इतिहास बदल दिया। गुजरात उस वक्त भूकंप की मार और राजनीतिक अस्थिरता से कराह रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बुलाया और कहा, नरेंद्र, तुम्हें गुजरात जाना है। मोदी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उन्होंने सालों पहले छोड़ा था वहीं वो शासक बनकर लौटेंगे। जब उन्होंने शपथ ली तो उनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य था। आलोचकों ने कहा कि ये प्रयोग विफल होगा, लेकिन अभी सत्ता संभाले कुछ ही महीने हुए थे कि गोधरा कांड हो गया। साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां जल उठी और गुजरात दंगों की आग में झुलस गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विपक्षी दलों के भीषण दबाव के बीच मोदी ने अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। मोदी ने समझ लिया था कि नैरेटिव बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, विकास। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की और दुनिया भर के निवेशकों को न्योता दिया। ज्योतिग्राम योजना से 24 घंटे बिजली पहुंचाना और सरकारी बाबूगिरी को खत्म कर सीधे रिजल्ट देना उनकी पहचान बन गया। जब टाटा को बंगाल से निकाला गया तो मोदी के एक SMS वेलकम टू गुजरात ने औद्योगिक क्रांति ला दी। देखते ही देखते गुजरात की सड़कें और विकास देश के लिए बेंचमार्क बन गए। 2012 तक वे गुजरात की सीमाओं से बड़े हो चुके थे और पूरा देश एक मजबूत नेता की तलाश में था। 2013 में उन्हें PM उम्मीदवार घोषित किया गया। मुझे मां गंगा ने बुलाया है, वाराणसी से दिए इस नारे ने उत्तर भारत की राजनीति की दिशा बदल दी और 2014 में 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 26 मई 2014 भारत के इतिहास का एक नया सूर्योदय हुआ जब एक बाहरी ने लुटियंस दिल्ली में प्रवेश किया। मोदी ने खुद को प्रधान सेवक कहा और सरकारी सिस्टम को जड़ से हिला दिया। उनकी राजनीति कभी भी यथास्थिति की नहीं रही। उन्होंने नोटबंदी जैसे जोखिम भरे फैसले लिए जिसने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी। फिर आया सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट का दौर, जिसने दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। अनुच्छेद 370 का खात्मा और राम मंदिर का निर्माण ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे, बल्कि उनके समर्थकों के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पल थे। 2019 में जनता ने उन्हें और भी प्रचंड बहुमत दिया, जिससे ये साफ हो गया कि मोदी का जादू अब देश के हर कोने में सिर चढ़कर बोल रहा है। 2019 के बाद मोदी एक ग्लोबल प्रोटेक्टर के रूप में उभरे। जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति और सूडान में ऑपरेशन कावेरी ने साबित किया कि आज दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय सुरक्षित है। आज 2026 में मोदी की विरासत केवल सड़कों और पुलों में नहीं, बल्कि हर भारतीय के उस आत्मविश्वास में है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। वडनगर के स्टेशन से शुरू हुई ये यात्रा अब इतिहास का अटूट हिस्सा है। दोस्तों, मोदी जी का कौन सा फैसला आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।